जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं सर? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सीएमए फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर जून 2020। 50 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको पता ही है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, ध्यान से देखो। बोला है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ बॉक्स एज। तो यहाँ पे रेशियो किस किस के बीच में निकालना है हमें बोला है नंबर ऑफ फेसेस। चलो जी, और नंबर ऑफ फेसेस इज टू नंबर ऑफ एजेस, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स की बात कर रहे हैं तो बॉक्स का मतलब यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, क्यूबॉइड की, ठीक है जी। चलिए, तो क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें अगर फेस की बात करें तो फेस कितनी होते हैं बच्चों, 6 फेस होते हैं। एक अगर आप रूम को देख लो तो क्या होता है, ऊपर का एक, नीचे का एक, साइड के 2 और इस साइड के 2, ऐसे होता है ना। ये 2 इधर के, ठीक है, 2 इधर के और एक ऊपर एक नीचे, तो 6 साइड। इसी तरीके से अगर हम कोने काउंट करेंगे अब तो वो कितने आते हैं, एजेस मतलब कोने, तो वो 12 आते हैं। अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो बच्चों क्या होगा, 6 1 जा 6, लोएस्ट टर्म पे लाना है, और 6 2 जा 12, 1:2, विच इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है जी बच्चों। क्वेश्चन 2 देखते हैं। बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, हमें बोला है 9 की पावर 3 और इसकी होल टू दी पावर 2। हमने पढ़ा था a की पावर अगर m है और होल टू दी पावर n है, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है ना बच्चों, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 की पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो एक 9 को अलग छोड़ा है, ठीक है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 9, मुझे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए भी चलना है। तो अब 9 की पावर 5 देखो, तो 9 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो मेरे बच्चों ये आ रहा है आपका 59049 इंटू 9, ठीक है। तो 59049 59049 इंटू 9, ऑप्शन बी जो है ये हमें करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द सेकंड नंबर बी फॉर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ए बी सी। हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। और हमें बोला यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, जो दूसरा नंबर है दैट इज बी, उसका लॉग फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। आराम से समझो। अब इस क्वेश्चन को ना आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, ध्यान रखो। अब मैं मान लेता हूँ सपोज बी मेरा क्या है, एक्स, ठीक है। अब इसका कंसेक्यूटिव मतलब इसका नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, सी, तो इसका मतलब इसके साथ एक ऐड हो जाएगा, है कि नहीं है, और इस पीछे के साथ क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर ये, ध्यान से देखो, अगर b हमारा 2 है तो इसके आगे के साथ क्या किया, 2 + 1 जो कि आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो देखो ये कंसेक्यूटिव नंबर बने नहीं बने, 1 2 3, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने आप लोग का ये किया है। अब मुझे बोला क्या, लॉग बी फाइंड आउट करने का, तो हम इसको देखते हैं ऑप्शन ए को पहले। अब यहाँ पे ऑप्शन ए को देखो, लॉग क्या है, 1 + AC। अब देखो मेरे बच्चों, लॉग का लॉग लिखा मैंने, इधर 1 का 1 प्लस a का मतलब क्या है सर, x -1 है, a का मतलब हो गया x -1, ये ब्रैकेट के अंदर, और c का मतलब क्या हो गया, c का मतलब मेरा है x + 1, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे लॉग का लॉग, ये 1 का 1, अब यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ पे a - b, a + b का फॉर्मूला आ रहा है, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है जी। अब ये -1 + 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉग x का स्क्वायर। अब हमें पता है अगर लॉग a की पावर b है तो इस b को हम आगे लिख सकते हैं, लॉग a, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 log x हो जाएगा, और 2 log x का मतलब 2 log b, है ना। x को हमने b पकड़ा था, मेरा आना क्या चाहिए था, मेरा आना चाहिए था log b, पर आ क्या रहा है, 2 log b आ रहा है कि नहीं, तो ये हमारा नहीं चलेगा भाई। आप देखो ऑप्शन बी को बड़े गौर से देखो, अगर हम इसको 2 को काट दें, कैंसिल, तो ये पहले जैसे ही आ रहा है ऑप्शन ए की तरह, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी को करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हाफ का हाफ रखा मैंने, ठीक है जी, इनटू लॉग, और ब्रैकेट के अंदर क्या 1 + AC, तो 1 + AC के लिए हमारे क्या लिखा था 1 + x - 1 और x + 1, ठीक है, ये आ जाना चाहिए।
हाफ इंटू लॉग, यहाँ पे देखो 1, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वही आएगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पे हाफ लॉग एक्स का स्क्वायर, और अभी हमने क्या किया था, ये पावर भी 2 ये आगे आ जाएगा, लॉग एक्स, ये 2 2 कैंसिल, लॉग का लॉग एक्स का मतलब क्या है सर बी, तो देखो लॉग बी ही आ रहा है, यही आना चाहिए था। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है ना, ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये। चलिए, तो क्या बोला मैंने, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला अ लोन ऑफ 20,000, ये है आपका प्रिंसिपल, हैज बीन इशूड फॉर 5 इयर्स, ये आपका टाइम दे रखा है। कंप्यूट द अमाउंट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, टू बी रिपेड टू द लेंडर इफ सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट बोला है 8% पर ईयर। ठीक है, तो सिंपल ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। तो पी क्या है सर, 20,000, देखो सिंपल है, रेट 8 टाइम 5 और एनुअली बोला है ना, चल डिवाइड बाई 100, ये 100 डिवाइड बाई क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड। अब इसको अगर आप करो तो 20 1 2 3 20,000 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई 100 करो बच्चों, तो ये आ रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 8,000। हमें अमाउंट निकालनी बोला है, तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना था सर 20,000 प्लस, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारा 8,000, इसको ऐड कर देंगे तो रुपीस कितना आ जाएगा बच्चों, 28,000 जो है वो हमारा अमाउंट आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन। क्लियर है जी। चल शानदार क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला, लॉग, देखो जी लॉग 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 2, हमें बोला है वैल्यू ऑफ y निकालनी। मैंने समझा रखा है कि जब भी आपका सिंगल लॉग, मतलब एक ही लॉग दिया हो, ठीक है, इस तरीके से ना हो लॉग ए प्लस लॉग बी, मान लो लॉग सी, ऐसा कुछ नहीं, तो सिंगल लॉग हो तो इसको आप इंडिसेस में ला सकते हैं, है ना, हमने इंडिसेस कर रखा है। तो कैसे लाएंगे, देखो इसके बेस में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम लोग, 10 मान लेते हैं, है ना, हमेशा ध्यान रखें, कुछ नहीं है तो 10 मान, कैलकुलस के केस में क्या मानते हैं, ई मानते हैं। चलो तो यहाँ पे हम 10 मानेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेस है, इसको बेस ही रखते हैं, ये बन जाता है पावर, और जिसका लॉग निकालना है वो बन जाएगा रिजल्ट। बस करो बच्चों, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया सर 100, ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5, और y के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, बस ऊपर तो 105 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 7 इज इक्वल टू, तो सीधा सीधा जो y की वैल्यू आ जाएगी 15 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन क्या मेरे बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म इज 748, है ना, फर्स्ट टर्म पढ़ के समझ में आ गया कि एपी या जीपी का क्वेश्चन हो। लास्ट टर्म बोला है इज 28, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब ए दे रखा है 748, लास्ट टर्म मतलब ए एन, nth टर्म जो दे रखा है वो 28 है। आगे बोला है एंड द वैल्यू बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 9 डिडक्टेड। अब जैसे दो कंसेक्यूटिव टर्म होंगे ना, उनके बीच में क्या होगा, 9 डिडक्टेड का मतलब क्या, कि ध्यान रखो कि पहला अगर 19 है तो दूसरा क्या आएगा -9, मतलब 9 डिडक्ट करके आएगा, दैट इज 10, फिर इससे क्या आएगा -9 करके कम करके आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और आपका इसका मतलब -9 सब में जा रहा है, तो इसका मतलब ये सीरीज जो है ये क्या बन रही है, ये एपी बन रही है। इसलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन घुमा के दिया, कई बच्चे सोच सकते हैं कि जीपी है, बट हियर इट इज एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में क्या है -9 का है। ठीक है जी, हाँ ये थोड़ा दिमाग लगा, तो ये -9 है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज एन फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है nth टर्म जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। nth टर्म हमारा 28 है, a हमारा क्या है सर 748, ठीक है, प्लस n का हमें नहीं पता -1, और d हमारा क्या है, d हमारा -9 है। अब इधर देखो 28 इधर -748 हो जाएगा बच्चों, ठीक है जी, और इधर हो जाएगा हमारा n-1 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन रखोगे, तो इधर अगर मैं करता हूँ 28 और -748 इज इक्वल टू -720, और इधर ये मल्टीप्लाई में है -9 तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इधर n-1 ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 80 आ गया, -1 इधर आ जाएगा +1 होगा ये n, और n इज इक्वल टू 80 + 1 81 आएगा मेरे। अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी में ना यहाँ पे 81 होना चाहिए, ये मिस प्रिंट है ध्यान रखना, तो यहाँ पे आप लोग का 81 जो ऑप्शन बी है
दैट विल बी द करेक्ट। क्लियर जी। चलो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, बोला है व्हेन अ बाइक हैड ट्रैवल्ड फॉर 78 किलोमीटर इन 3 hours 45 minutes इन द इवनिंग, मतलब एक बाइक क्या चल रहा है 78 किलोमीटर चलता है 3 घंटे 45 मिनट। तो पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस वुड द बाइक ट्रैवल इन 2 hours, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो बता। ठीक है बच्चों, तो सिंपली है, तो देखना 3 घंटे और 45 मिनट, इसको पूरे आवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 hours और जो 45 मिनट्स है इसको आवर में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो 3 hours है, ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करें आवर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। ये आवर्स है, ये भी अब आवर्स आ गया। तो अगर मैं 45 डिवाइड बाई 60 कर दूं बच्चों 0.75 आएगा, सीधा सीधा 3.75 आवर्स आ गया। अच्छा 3.75 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, ये डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 78 किलोमीटर। ठीक है जी। तो 1 घंटे में कितना किया जाएगा 1 आवर में बताओ, कम किया जाएगा, तो कम किया जाएगा तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 78 अपॉन 3.7। अब हमें 2 घंटे का निकालना है, तो बताओ 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, अब 1 से ज्यादा है तो अब क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, बस यही खेल है मल्टीप्लाई। तो इसको करें अगर हम तो 78 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 3.75 इज इक्वल टू, एक मिनट बच्चा, 78 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3.75 इज इक्वल टू 41.60। तो 41.60 किलोमीटर जो है ये हमारा क्या रहा, ऑप्शन ए आ रहा है। तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल है कि नहीं है। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा दोबारा, बोला इफ ए टेक्स 3 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, ए क्या करता है 3 घंटे लेता है कितना किलोमीटर कवर करने के लिए 60 किलोमीटर, जबकि बी लेता है 2 घंटे कितना 50 किलोमीटर कवर करने के लिए। बोला हाउ मच टाइम ए टेक मोर, ए कितना ज्यादा टाइम लेगा बी से टू कवर 300 किलोमीटर, अगर 300 किलोमीटर कवर करना पड़े। तो 2 केसेस बना लो, ए का और ये बी का। अब ए क्या कर रहा है ध्यान रखो, ए क्या कर रहा है यहाँ पे, ए कवर कर रहा है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर कर रहा है 3 आवर्स में। अब बताओ बच्चों 1 किलोमीटर कितने आवर्स में करेगा, तो आप कहोगे सर 3 अपॉन 60 में कितना करना है 300 किलोमीटर की बात करूं तो कितने में कवर करेगा 3 अपॉन 60 इंटू 300। अगर इसको मैं सॉल्व करूं 3 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू, तो ये 15 आवर्स लेगा। ठीक है, 300 किलोमीटर कवर करने के लिए ये कितना लेगा 15 आवर्स लेगा। उसी तरीके से अगर बी की बात करें 50 किलोमीटर कवर करने के लिए वो 2 आवर्स लेता है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना लेगा सर, तो 1 किलोमीटर के लिए आप कहोगे तो सर 2 अपॉन 50 कम लेगा तो डिवाइड, और करना कितना उसने 300 किलोमीटर, तो 2 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई 300 कर दो, कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 300 एंड डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू, तो ये ले रहा है सर आपका 12 आवर्स। ये कितना ज्यादा ले रहा है इससे, है ना, तो 15 आवर्स माइनस 3 आवर्स, 3 आवर्स मोर ले रहा है, ज्यादा ले रहा है ना। ये क्या ले रहा है 3 आवर्स। ऑप्शन डी जो है बच्चों ये आप लोग का करेक्ट है। क्लियर। चलिए शानदार क्वेश्चन बोला है, कंप्यूट करना है, इसको सॉल्व करिए। तो 12 का फैक्टोरियल यहाँ पे है बच्चों 8 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। तो ये जो 12 का फैक्टोरियल है इसको कहाँ तक ले जाएंगे हम 8 फैक्टोरियल तक जो बड़ा है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू और 8 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से 8 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको क्या कर सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ पे अगर बड़े गौर से देखो यहाँ पे 4 3 जा 12, ये 12 आ रहा है और ये पूरा 12 मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो यहाँ पे हमारा 11 5 जा 55 और मल्टीप्लाई बाई 9। तो अगर मैं 55 मल्टीप्लाई बाई 9 करता हूँ तो हमारा 495 जो है इसका करेक्ट आंसर आता है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है बी है। क्लियर है बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस। हमें परमुटेशन फाइंड आउट करने बोला है। 15 स्कूटर्स हैं और 3 स्कूटर्स आर टू बी कंसीडर्ड एट अ टाइम। तो 15 हो गए टोटल स्कूटर्स, एन हो गया ये, ठीक है, और कितना कंसीडर करना है एक समय में 3, तो ये हो गया आर। बस
तो हमें पता है कि एन पी आर का जो फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है, बस वही करना है यहाँ पे। तो 15 का फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 का फैक्टोरियल। अब इसको हम ले जाएंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाई 14 13 मल्टीप्लाई 12 का फैक्टोरियल, ये भी 12 का फैक्टोरियल, ये कैंसल। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 2730, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ साइकिल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन एवरी सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना जा रहा है 300 मीटर। तो बोला व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन एन आवर बाय द साइकिल, एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें बता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, 300 मीटर। चलो जी, अब ये 1 आवर है, एन आवर था एक घंटे में, इसको एक घंटे को आप अगर इसमें कन्वर्ट करोगे, इसको अगर कन्वर्ट करोगे सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड था तो क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट हो गया, और एक 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड हो गया, दैट मीन्स 3 6 36 और 2 इतना सेकंड। अब बोला इतने सेकंड में, ठीक है 3600 सेकंड में कितना क्या करेगा वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1 का था, ये ज्यादा का है तो ज्यादा का होता है, तो मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप करें 3600 और मल्टीप्लाई बाई 300 इज इक्वल टू, तो बच्चों ये तो आ रहा है आपका 108 और फिर 0000, इतना मीटर आ रहा है, बट हमें किलोमीटर में बोला है ना, क्योंकि हमें ऑप्शन जो दे रखा है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में करने के लिए 108,00,00 को 1000 से डिवाइड कर दो, है ना, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3030 कैंसिल, तो 1080 किलोमीटर जो है ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन क्या है बी। क्लियर है जी। चलो आप बोला है इन वेन डायग्राम, जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे इसके अंदर जितने भी यूनिवर्स के आइटम्स हैं सारे कवर किए जाते हैं। इसका जो आकार होता है बच्चों पढ़ा रखा है आप लोग को मैंने, ये होता है रेक्टेंगल, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाउ मेनी वेज कैन 8 पीपल गेट वैक्सीनेटेड फ्रॉम 8 वैक्सीनेटर्स एज्यूमिंग नो वैक्सीनेटर इज आइडल। ठीक है, कोई भी खाली नहीं बैठा है, कोई भी वैक्सीनेटर जो है वैक्सीन लगा रहा है वो खाली नहीं बैठा है, 8 लोग हैं। अब इन हाउ मेनी वेज मतलब अरेंजमेंट की बात बोली गई है, पी आ जाएगा, ठीक है, और 8 ही क्या है वैक्सीनेटर्स, ठीक है, तो 8 लोग है वैक्सीन लगाने के लिए और 8 ही वैक्सीनेटर्स, 8P8 आ जाएगा। ठीक है, 8P8 का मतलब होता है 8 का फैक्टोरियल, तो सीधा सीधा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको अगर करें 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 40320 वेस। ठीक है कोई ऑप्शन 40320 वेस, यस ऑप्शन ए जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बोला है क्या, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीरीज, हमें ये टाइप ऑफ सीरीज आपको आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे अगर देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा देखो 1 है, ठीक है, पहले मैं सीरीज बना, अगर दो टर्म का सम देखें 2 प्लस 1 3 है, दो टर्म का सम मतलब a प्लस a2 का जो सम है वो 3 है। अब जिसमें से हमारा a क्या है, a1 है, ठीक है, a2 क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगी, तो इसका मतलब दूसरा टर्म ये आ गया। अब सम ऑफ 3 टर्म्स देखो 3 2 5 1 6, मतलब a प्लस a2 प्लस a3 इनको मिलाकर 6 आ रहा है, जिसमें से दो टर्म का सम मतलब इसका और इसका कितना आ रहा है 1 प्लस 3 आ रहा है, 6 से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे तीसरा टर्म आ जाएगा 3। अब इनके बीच डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, 1 का ही आ रहा है, और आगे भी जाओगे तो ऐसे ही 1 का ही आएगा, है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या बोलते हैं उससे हम, ऑप्शन डी AP, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है बच्चों। बोला है क्या क्वेश्चन नंबर 15, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 49 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 7 का, 36 हो गया वो किसका है 6 का, तो नेचर ऑफ रूट्स वुड बी, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा वो बताना है।
अगर बोला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो बोला है क्या होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 0। और परफेक्ट स्क्वायर की बात बोलिए तो वो क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। ध्यान रखो, ठीक है, मैंने समझा दिया एग्जांपल देकर, उसे हम रियल एंड अनइक्वल कहते हैं, जो ऑप्शन हमारा डी है। अगला क्वेश्चन बोला व्हेन आर नेचर ऑफ रूट्स रियल रेदर देन इमेजिनरी। इमेजिनरी तो तब होगा जब हमारा रूट के अंदर लग रहा है कि माइनस आ है कि नहीं, या हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही, ठीक है जी, लेस देन 0 आ रहा है, तब होगा। बट यहाँ पे अभी बोला है रूट्स रियल बता, कब होगा बच्चों, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज मोर। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ज्यादा है किससे, ज्यादा या इक्वल है 0 से, तो उसको आप कहेंगे क्या है, रियल रूट्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है आप लोग का करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 डिफरेंट कार्स वन ऑफ ईच ऑफ द 4 मैन्युफैक्चरर्स बी पार्क्ड इन अ पार्किंग। क्या हो जाएगा, 4p4 हो जाएगा। 4 गाड़ी हैं और 4 क्या बोला है ना, वन ऑफ ईच ऑफ द मैन्युफैक्चरर। हर एक गाड़ी जो है एक एक मैन्युफैक्चरर, तो 4 गाड़ी है 4 मैन्युफैक्चरर की है, तो कैसे लगेगी 4p4, है ना। कितने तरीके से उसको पार्क किया जा सकता है पार्किंग लेन से। अरेंजमेंट की बात की है तो बस p लगेगी परमुटेशन, तो इसका 4p4 मतलब 4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4 3 12, 12 2 24, तो क्या आ जाएगा सीधा सीधा 24 वेज। तो ये ऑप्शन सी जो है बच्चों ये आप लोग का करेक्ट। क्लियर है जी। चलिए 18 क्वेश्चन क्या बोला था, डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, ठीक है, p आपको ये दे रखा है, ये प्राइस है एक्चुअली, ठीक है, एंड द कॉस्ट फंक्शन बोला है आपका ये दे रखा है, ये स्क्वायर हो, ठीक है, q का स्क्वायर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ q, हमें q की वैल्यू निकालनी है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, q मतलब क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है बच्चों, जब mr इज इक्वल टू हमारा mc होता है। अब देखो हमें कॉस्ट फंक्शन निकालना है, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन मतलब टोटल कॉस्ट ले लो, तो कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट की। अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्ट क्या है, ये हमें दे रखा है टोटल कॉस्ट फंक्शन 10 q का स्क्वायर है, मैंने कहा था ये आप ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब इसका क्या करेंगे ध्यान से, टोटल कॉस्ट हमारा फंक्शन ही दे रखा है, अब हमें लाने मार्जिनल कॉस्ट। तो जब मार्जिनल कॉस्ट लाएंगे तो हमें मार्जिनल मतलब चेंज, और जब भी चेंज की बात करते हैं हम डेरिवेटिव की बात करते हैं ना, एडिशनल चेंज की बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ा है आपने। तो क्या करेंगे d अपॉन डी क्यू के टर्म पे, और किसका करना है डेरिवेटिव, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो चलो करो क्या होगा, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 10 2 20 और q का q, ठीक है, ये तो हो गया मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले टोटल रेवेन्यू चाहिए। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस अगर बात करें तो यहाँ पे क्या 1400 माइनस 25q, और क्वांटिटी की बात करें तो वहां पे q है ना, यही चीज निकालना है। करेंगे तो 1400 q माइनस 25q का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू, तो d अपॉन डी क्यू इसका करेंगे टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए अब डेरिवेटिव करते हैं टोटल रेवेन्यू का, ये है टोटल रेवेन्यू, तो क्या आ जाएगा 1400 और q का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका वो आगे आ जाएगा, तो 25 2 50 और q का q, ठीक है जी। अब हमें पता है क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला है, तो उसको क्या करेंगे mr इज इक्वल टू mc या mc इक्वल टू mr, बात सेम है। तो यहाँ पे 1400 कौन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा माइनस 50q, और यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या था 20, तो 50 इधर जाएगा 70 आ गया है ना, तो 1400 डिवाइड बाई 70 इज इक्वल ये आ जाएगा। ये माइनस 50 क्यू को इधर ले गया तो प्लस 70 क्यू आ गया, क्यू को निकालना है तो 70 इसके नीचे ले आए बस, तो 7 2 14 और 0 का 0, क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों हमारी क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। क्लियर है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सिनोनिमस वर्ड, मतलब एक जैसा सिमिलर वर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अगर हम देखें तो स्टेटस, तो बच्चों लैटिन वर्ड में स्टैटिस्टिक्स को स्टेटस ही कहते हैं, और जर्मन में इसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स को क्या स्टैटिस्टिक TIK है, और बच्चों अगर हम बात करें इटालियन में तो इसे कहा जाता है स्टैटिस्टा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, तो ये सिमिलर मीनिंग है किसका, स्टैटिस्टिक्स का,
ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बाकी के तो सारे गलत हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, अ फर्म हैज फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ₹90। ठीक है, ये आपका क्या है सर, फिक्स्ड कॉस्ट है। एंड आगे बोला है अ मार्जिनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ₹9। तो ये जो गिवन है ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। अब बोला है द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹18, ये आपका प्राइस गिवन है। हमें बोला है फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ क्यू दैट इज क्वांटिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये तीन चीज हमें निकालनी है, एक तो है कॉस्ट फंक्शन, एक है रेवेन्यू फंक्शन और एक है आपका क्यू की वैल्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो चलिए एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉस्ट फंक्शन की, तो कॉस्ट फंक्शन में क्या आएगा, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये तो 90 हमेशा फिक्स है ही आपका। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, जैसे जैसे क्वांटिटी में परिवर्तन होगा वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का 9 ले लिया और ये क्यू, क्योंकि क्यू के अकॉर्डिंग ही कॉस्ट बढ़ेगी या कॉस्ट घटेगी। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ क्वांटिटी का तो बच्चों कॉस्ट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और कम हो रहा है तो कम लगेगा। तो वही हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो ये आ गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। अब बोला था रेवेन्यू फंक्शन, तो रेवेन्यू फंक्शन अगर करें तो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे क्या है, ये लिखते हैं P इंटू क्यू। तो प्राइस है 18 और क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन हो गया। अब बोला है क्यू की वैल्यू निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट पर। तो मेरे बच्चों अगर जब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, तो इस केस में जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो आपका इक्वल होगा रेवेन्यू फंक्शन के। तो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट फंक्शन देखें तो 90 प्लस 9Q और रेवेन्यू फंक्शन है आपका 18Q। 9Q को इधर ले जाओ तो 18Q माइनस 9Q हो जाएगा, तो ये 9Q रहेगा इज इक्वल टू 90 और Q इज इक्वल टू 90 अपॉन 9 कैंसिल किया तो क्या आएगा 10। तो ये कॉस्ट फंक्शन है। तो देखो कहीं हो रहा है, ऑप्शन बी को चेक करो, यही आ रहा है रेवेन्यू फंक्शन, ये है यही है, और Q जो है हमारा क्या है 10 है, सॉरी ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है बच्चों ये आप लोग का करेक्ट है। क्लियर है जी, चलिए अगला आता क्वेश्चन नंबर 21। बोला विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के मामले में ठीक है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। बोला है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल टू टेबुलर प्रेजेंटेशन। बोला है कि जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ना, जैसे पाई चार्ट हो गया आपका, हिस्टोग्राम हो गया, ये सारे उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है किसके मुकाबले, टेबुलर प्रेजेंटेशन के मुकाबले। तो ये गलत है। ठीक है, एक्यूरेसी के मामले में बच्चों टेबुलर प्रेजेंटेशन है वो सबसे बेस्ट है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपका क्या है, ये देखने में सुंदर लगता है, ये अट्रैक्टिव है बस। ठीक है, नेक्स्ट बोला है बच्चों टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज प्रीफरेबल टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी इसके काफी सारे लिमिटेशंस पढ़े थे, डल है, बोरिंग है, मोनोटोनस है कि नहीं है, तो और एकदम काफी पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको तो हम बेस्ट नहीं मान सकते हैं डायग्रामेटिक से। ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल, ये बिल्कुल करेक्ट है टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन को, ये एक्यूरेसी दिखाता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी जो है बच्चों ये आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, अगर ऑप्शन डी भी देखें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल, नहीं ये तो गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, दिख रहा है जी। बोला एक मैन्युफैक्चरर है हैज अ मंथली फिक्स्ड कॉस्ट कितना 1 लाख और प्रोडक्शन कॉस्ट ₹50। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट, ये आपका प्राइस है। आपको कॉस्ट फंक्शन निकालना है एंड द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू हैव ब्रेक इवन। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्वांटिटी कब, ब्रेक इवन पर। तो अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था कहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखो अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली है। तो हमें सबसे पहले हम निकालते हैं आप लोग का कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं, है ना, हमें कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट फंक्शन का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है उसके साथ ऐड कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है सर, 1 लाख। ठीक है जी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या, वेरिएबल कॉस्ट 50 पर यूनिट प्रोड्यूस। चलो 50 क्यू हो जाएगा, है ना, क्यू क्या है, यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने बताया रखा है आप लोग को कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होता है,
क्वांटिटी के अनुसार क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो इसलिए 50 इंटू क्यू, 1 यूनिट का 50 है, अगर मान लो 5 यूनिट है तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट कितनी लग जाएगी, 250 रुपये। तो क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए मैंने ये चीज़ ऐसे लिखी है, ठीक है। अब अगर हम, ये तो हमें निकालने बोला है, अब हमें क्या रेवेन्यू फंक्शन भी निकालना है। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस यहाँ पे 75 है और क्यू का क्यू। अब देखो हमें ब्रेक इवन पे बोला है ना, क्यू फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या होता है, अगर मैं बात करूं ब्रेक इवन पॉइंट की, तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो हमारा रेवेन्यू फंक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। तो कॉस्ट फंक्शन हमारा है सर 1 लाख प्लस 50 क्यू और ये है हमारा 75 क्यू। तो 75 क्यू माइनस 50 क्यू, ये कितना आ जाएगा, 25 क्यू आ गया। और इधर हमारा क्या आ गया सर, 1 लाख। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा है 1 लाख और डिवाइड बाई 25। तो अगर इसको हम करते हैं 1 1 2 3 4 5 0 और डिवाइड बाई 25, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 4000, ठीक है। तो Q जो आ रहा है हमारा, ये कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है। तो एक नज़र अगर हम ऑप्शन बी पर देखें तो कॉस्ट फंक्शन आ रहा है 50 क्यू प्लस 1 लाख और एक आ रहा है 4000। तो ऑप्शन जो बी है बच्चों ये हमारा करेक्ट है। क्लियर है जी। अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन में बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 और काफ़ी बार आया है एग्जाम में। बिकॉज ऑफ हैवी रेन ऑन संडे एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फॉर द वीक इंक्रीज टू 0.6। जो एवरेज रेनफॉल है वीक का, मतलब कब से कब तक, मंडे से लेकर संडे तक, पूरा हफ्ते का, ठीक है, वो 0.6 है इंच। और बोला एवरेज रेनफॉल मंडे से सैटरडे तक अगर देखें तो वो 0.3 इंच है। तो हमें बोला है द रेनफॉल ऑन संडे वास, तो संडे को कितना रेनफॉल होगा वो हमें बताना है। तो अगर देखो हम बच्चे टोटल रेनफॉल की अगर बात करें फ्रॉम मंडे से लेकर संडे तक, तो बताओ कितना होगा। तो 0.6 ये एवरेज था और हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 6 जब 42 मतलब 4.2। और अगर मैं बात करूं बच्चों टोटल रेनफॉल फ्रॉम मंडे से सैटरडे, तो कितना हो जाएगा, यह है 0.3 इंटू 6 दिन हो जाएगा। तो ये 60 या 80 मतलब 1.8। तो रेनफॉल ऑन संडे बताओ कितना आएगा, रेनफॉल ऑन संडे निकालना है। तो ये तो क्या मंडे से संडे कितना है 4.2 और मंडे से सैटरडे को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेनफॉल ऑन संडे आ जाएगा बच्चों। तो 4.2 माइनस 1.8 इज इक्वल टू, तो सर ये आ रहा है 2.4। क्लियर है। तो 2.4 क्या इंच में आएगा। तो ऑप्शन अगर ए देखें तो ऑप्शन ए बच्चों हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी, ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। चलिए बच्चों अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। बोला अ पर्सन वर्क्स 8 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर एन आवर, 6 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर एन आवर एंड 4 किलोमीटर एट 2 किलोमीटर एन आवर। तो बोला बच्चों एवरेज स्पीड पर आवर क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिस्टेंस और स्पीड आपको यहाँ पे गिवन है और एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे जो समय है वो क्या है आपका फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है। एक चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए तब जाके हम लोग क्या यूज़ करते हैं हार्मोनिक में, जब भी रेट रेशियोज बोलते हैं, है ना, एक चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे समय जो है वो कांस्टेंट है। अब देखो एवरेज स्पीड निकालना है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है सर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यही होता है मेरे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डी अपॉन एस लिख सकता हूँ बच्चों। तो अगर मैं जैसे कि अभी कहा था आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम कांस्टेंट है तो मुझे यहाँ पे टाइम तो लेना नहीं है। तो अब देखो जो यहाँ पे टाइम है, इस टाइम के जगह पे ये जो टाइम था नीचे, जो टाइम के जगह पे क्या मैं डी अपॉन एस लिख सकता हूँ, यस सर। अब यहाँ पे देखो हार्मोनिक मीन में एक चीज याद करो, फॉर्मूला क्या होता है, सब्मिशन एफ, ठीक है, नीचे आएगा F1 अपॉन X1
प्लस F2 अपॉन X2 और प्लस F3 अपॉन X3, क्योंकि 3 ही यहाँ पे आइटम्स है तो इसलिए 3 तक रख रहा हूँ। अब ये जो D है ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सबमिशन ले लूंगा तो ये सबमिशन F के साथ कंपेयर करो, बन रहा है यस। तो मतलब जो D है, D का टोटल जो होगा वही सबमिशन F होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे पहले 8 है, फिर आपका 6 किलोमीटर और फिर है 4 किलोमीटर, और नीचे अब F1 क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो F1 करके माना जाएगा एक एक करके। तो देखो 8 हो गया F1, और जो S है वो क्या हो जाएगा आपका X1। तो 8 कितने में जा रहा है, 4 किलोमीटर एन आवर, ये हो गया X1। सिंपल आ गया अब समझ में। फिर दूसरे के लिए 6, ये हो गया डिस्टेंस और स्पीड हो गया 3 किलोमीटर एन आवर। फिर तीसरे के लिए 4 और अपॉन ये 2 आ जाएगा। बस ये कहानी था और कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप लोगों को बता रखा है। तो सर करेंगे 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू m प्लस 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू m प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m प्लस, और ऊपर आएगा 8 और 6 14, 4 18, और ऊपर आएगा 18 डिवाइड MRC फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वल। तो सीधा सीधा इसका आंसर बच्चों आपका 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 बोला है द मीन डेली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज इन ए सर्टेन कंपनी वाज ₹600। उसके बाद बोला द मीन डेली सैलरी पेड टू द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज, तो इतना और इतना दे रखा है रेस्पेक्टिवली, मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज रेशियो इन द कंपनीज। तो बच्चों ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है जो टोटल एम्प्लॉय की जो मीन सैलरी है वो क्या है आपका ₹600 है, दैट इज एक्स बार 12 जो है वो आपका 600 है। द मीन डेली सैलरी पेड टू मेल, अच्छा नंबर ऑफ मेल मैंने मान लिया N1 है, और ठीक है ये हमें नहीं पता, और हमें क्या बोला है इनका जो मीन सैलरी है दैट इज एक्स बार 1 ये है 620। फीमेल की संख्या को मैंने N2 मान लिया, ये भी नहीं पता, और इनके द्वारा जो मीन सैलरी है वो है 520। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है किसका, मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज का, मतलब N1 अपॉन N2। चलिए करते हैं। तो हमें पता है एक्स बार 12 इसका फॉर्मूला होता है N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 और डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये हमें गिवन है बच्चों कितना 600। यहाँ पे N1 नहीं पता, एक्स बार 1 हमारे पास क्या है 620 प्लस N2 का नहीं पता, एक्स बार 2 क्या है, एक्स बार 2 520 है, और डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 N1 प्लस सर 600 N2 आया, यहाँ पे 620 N1 और 520 N2 आएगा। अब यहाँ पे 600 N2 माइनस करो इधर 520 N2, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 N2, और ये 620 N1 है, ये 600 N1 को राइट में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो सीधा सीधा 20 N1 आएगा। अब ये N1 के नीचे N2 ले आओ क्योंकि इसका रेशियो निकालना है, तो इधर 80 के नीचे आ जाएगा 20। तो अगर ये और ये मैं क्या कर रहा हूँ कैंसिल कर रहा हूँ, और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो मेरे बच्चों जो N1 इज टू N2 इसका जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है 4:1, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है डी है। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, टाइम भी इसमें ज्यादा नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन बोला एक सर्टेन फैक्ट्री में अ यूनिट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए इन 4 मिनट्स, बी के द्वारा 5 मिनट में किया जाता है, बाय सी इन 6 मिनट्स, और डी के द्वारा इतना, और ई के द्वारा इतने मिनट में। तो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स वर्क कंप्लीटेड पर मिनट, तो यहाँ पे रेट की बात की गई है, और जब रेट की बात की जाती है तो हम लोग क्या लेते हैं, हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक मीन यहाँ पे n इंडिविजुअल सीरीज है ये, और 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4, ऐसे डॉट 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 1 अपॉन xn तक लेंगे। अच्छा n यहाँ पे कितने हैं, तो एक तो a के लिए दे रखा है, एक b के लिए, एक c के लिए, एक d के लिए और एक e के लिए, तो यहाँ पे 5 हो गए। और 1 अपॉन x1 मतलब 4 हो गया, 1 अपॉन x2 मतलब 5, 1 अपॉन x3 मतलब 6, 1 अपॉन 10 हो जाएगा, और x5 के लिए 1 अपॉन 12। बस इसको सॉल्व करना आप लोग को आता है तो कुछ नहीं करेंगे। 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू m प्लस
1 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू m प्लस ऊपर 5 है डिवाइड MRC फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वल। तो 6.25 जो है हमारा आंसर आ रहा है 6.25। अच्छा यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन जो है आपका 6.25 दे रहा है, तो 25 डिवाइड बाई 4 करके देखो तो ये 6.25 दे रहा है। तो ऑप्शन ए जो है आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पर। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन इज अफेक्टेड मच बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नली स्मॉल और लार्ज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये तो हार्मोनिक मीन को रिलेटेड नहीं है। हार्मोनिक मीन के अगर मैं बात करूं रिलेटेड, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका गिवन फिनोमेनन दे रखा है, ठीक है, उसका जो लिमिट होता है वो क्या होता है, लोअर वैल्यू होता है। लोअर वैल्यू के लिए लिमिट माना जाता है। जैसे कोई भी दो नंबर है, मान लो 5, 10, इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। ठीक है, तो जो इसका अर्थमेटिक मीन आएगा और इसी का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, ठीक है, जब ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो हम कंपाउंडेड की बात करते हैं, तो जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा तो वहां पे वैल्यू क्या आएगी, यस वहां पे अगर हम बात करें, देखो अगर मैं 10 + 5 की बात करता हूं और ये अर्थमेटिक मीन कर रहा हूं, तो यहाँ पे 15/2, 2 सत्ते 14, ये 7.5 आ रहा है। पर यहीं पे अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन करता हूं तो आप देखो 10 × 5 इक्वल टू और 10 × 5 इक्वल टू और इसका स्क्वायर रूट कर दो तो मेरे बच्चों 7.07 आ रहा है। तो ये छोटा वैल्यू देगा, जबकि ये क्या दे रहा है, बड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है कि ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल व्हेन ए गिवन फेनोमेनन, जो भी हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं, हैज अ लिमिट फॉर लोअर वैल्यू। तो ये क्या देगा, लोअर वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये कंपाउंडेड के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये जो हमने पढ़ा अभी ऑप्शन सी, ये कहीं ना कहीं हमें हार्मोनिक मीन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो फीचर है ये हार्मोनिक मीन का फीचर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला बच्चों, इट इज द मोस्ट सुइटेबल एवरेज when it is desired to give greater weight to smaller observation and less weight to larger ones it is। तो यहाँ पे बच्चों क्या बोला है कि मोस्ट सुइटेबल एवरेज कौन सा है ना, जो कि क्या आपको देता है, गिव ग्रेटर वेट देता है किसको, स्मॉलर ऑब्जर्वेशन को, और लेस वेट देता है लार्जर वंस को। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ध्यान से समझिए। एक मैंने बोल दिया कि आपका 60 किलोमीटर जा रहा है इन 2 आवर्स में। ठीक है, एक बंदा 60 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, और एक जा रहा है 60 किलोमीटर इन 1 आवर। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड निकालूं 1 घंटे के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 30 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ, ठीक है, एवरेज निकालता हूँ स्पीड का, तो स्पीड का एवरेज क्या हो जाएगा, 30 + 60 90 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। बट ये जो 45 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, ये दोनों स्पीड को क्या इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है कि नहीं, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आइटम है, और ये एक आ गया, ये 1/30 1/60। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ध्यान रखो। इसको अगर मैं निकालता हूँ 1 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू m प्लस 2 डिवाइड और यहाँ पे MRC 2 डिवाइड MRC और इक्वल, तो ये हमारा 40 के लगभग आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ठीक है, इसको देखें, इसको क्या दिया जा रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जो स्मॉलर हमारा एवरेज है ये स्पीड की, कर देना। अब बच्चों अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मॉलर क्या है, वेट है, और इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि ज़्यादा समय में देखो इतना जा रहा है। ठीक है, और 60 किलोमीटर में 1 घंटे में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रेटर वेट है उसको लेस इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको देखा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या करता है, जो आपका लेसर वेट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा कि 1 घंटे में इतना जा रहा है, और जो ग्रेटर क्या है आपका
यहाँ पे स्पीड है उसको ज्यादा क्या सॉरी उसको क्या कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया। तो ऑप्शन बी जो है ये आप लोग का करेक्ट है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बोले रॉ डेटा इज। अब रॉ डेटा क्या होता है? ऐसे डेटा जो अभी तैयार नहीं है यूज करने के लिए, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कबाड़ी होता है, तो कबाड़ी क्या, जो प्लास्टिक का सामान होता है उसके पास पेपर होता है, लोहे का सामान होता है, वो एक तरीके से रॉ डेटा है। तो उसको यूज में लाने के लिए किसी भी चीज को उसको सेपरेट करना पड़ेगा, प्लास्टिक को अलग करना पड़ेगा, है कि नहीं है। उसको कांच वाली चीज अलग करनी पड़ेगी, लोहे वाली चीज अलग करनी पड़ेगी, पेपर वाली चीज अलग करनी पड़ेगी, तभी उसको क्या यूज में ला सकता है डायरेक्टली हो। तो बोला है जो रॉ डेटा है ना बच्चों, तो इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी पुट टू यूज डायरेक्टली, तो इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये आप लोग का करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 30 पढ़ते हैं। क्या बोला बच्चों? द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर फ्रॉम 4 इज 72 and the sum of deviation of the observations from 7 is -3 mean of the observation। अच्छा, sum of deviation of a certain number जो मेजर किया जा रहा है कहाँ से? 4 से। तो हमने एक शॉर्टकट मेथड किया था, याद है, मीन निकालने के लिए, जहाँ पे हम a लेते थे प्लस सबमिशन d अपॉन n, यही करते थे बच्चों। हाँ, तो ऐसा हमारा देखो दो केसेस दे रखे हैं। तो a जहाँ पे हम इमेजिनरी वैल्यू लेते थे, है ना, तो वो वैल्यू यहाँ पे बोला 4 है, तो ये a हो गया, या a1 पकड़ लो। सबमिशन d यहाँ पे कितना बोला है? 72 है, और अपॉन में n हमें नहीं पता। ठीक है, हमें लिखा ना n तो पता ही नहीं हमें। चलो अब देखो यहाँ पे ये जो हमें मीन देगा, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे आर्बिट्रेरी वैल्यू 4 पकड़ा है। ठीक है, तो हो सकता है किसी और ने क्या पकड़ा, कुछ और पकड़ा, कुछ भी पकड़ सकते हैं, वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं। ये किया था हमने एज्यूम मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते थे। तो वो चीज यहाँ पे क्या बोला है? द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 7 इज -3। अच्छा, यहाँ से 7 से लिया जा रहा है डेविएशन, और यहाँ पे जो आपका आ रहा है सबमिशन, जो डी आ रहा है वो आ रहा है -3 बोला है, और यहाँ पे भी हमें एन का नहीं पता। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम दोनों में क्या है? सेम है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, अब इसे हमें क्या करना है? सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सॉल्व करते, क्योंकि ये वाला जो मीन देगा ये भी सेम वही मीन देगा, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? सेम है दोनों में। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम डेविएशन अलग से ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये फर्क पड़ा है 72 और -3। ठीक है, जैसे हम लोग x लेते थे, समझा दूं, तो x में यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू है। ठीक है, अब जब हम डेविएशन लेंगे तो क्या करते हैं? x - a। अब ये जो a है, किसी ने मान लो कुछ पकड़ लिया, यहाँ पे मान लो 2 है, 8 है, 1 है, 3, हो सकता है मैंने 1 पकड़ा तो आपने 8 पकड़ा, किसी ने 2 पकड़ा, तो अलग अलग से आप पकड़ सकते हैं, बट आंसर क्या आएगा? दोनों के केस में मीन सेम ही आएगा। तो वही a जो है यहाँ पे, किसी ने 4 पकड़ा, किसी ने 7 पकड़ा। समझ में आई बात? अब तो यहाँ पे अब 72 अपॉन n ये हो गया, ये -3 अपॉन n है, ये इधर जाके +3 अपॉन n हो जाएगा, ये 7 - 4 ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 75 अपॉन n और इज इक्वल टू 3, और 3n इज इक्वल टू 75, और n की वैल्यू निकालेंगे तो 75 अपॉन 3, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 1 3 5 जार 15, तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। बस अब n के जगह पे यहाँ पे 25 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका मीन, क्योंकि ये चीज एक्चुअली फॉर्मूला किसका है? मीन का ही तो है। तो ये 4 + 72 डिवाइड बाई 25। तो अगर मैं करता हूँ सर 72 और डिवाइड बाई 25 और +4 कर देता हूँ इज इक्वल टू, तो 6.88 जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है? बोला है bx ऑन y एंड by ऑन x जो है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है ऑफ सीरीज x ऑन सीरीज y ये वाला, एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ सीरीज y ऑन x ये वाला। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? बोला है bx ऑन y एंड by ऑन x विल बी आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ठीक है, दूसरा बोला है bx ऑन y विल बी पॉजिटिव एंड by ऑन x विल बी नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि जब भी हम r की बात करते हैं, ठीक है, या r² की बात करते हैं, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट की, तो ये जो bx ऑन y और by ऑन x का प्रोडक्ट के बराबर ही होता है r²। या सीधा आपने अगर r निकालना है
तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, मैंने समझा रखा है कंसेप्ट में कि इन तीनों के साइन सेम होने चाहिए। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये जो रूट के अंदर है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक का प्लस है एक का माइनस है, वो गलत हो जाएगा, फिर वो रिग्रेशन इक्वेशन नहीं है। इनके साइन सेम होने चाहिए। अगर इनके साइन सेम होंगे माइनस माइनस, तो ये आर का साइन भी माइनस ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या सिर्फ इन दोनों के साइन के बारे में कहा गया है। तो ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई है और रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स है, इनके दोनों के साइन सेम होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो दोनों के पॉजिटिव, नेगेटिव है तो दोनों के नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। तो इसके मुताबिक ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। या तो पॉजिटिव होंगे दोनों के या दोनों के ही नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं कि एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव हो, गलत हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, शानदार क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने समझा इसको। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई ऑन एक्स, ठीक है। आर का स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, 0.3 है सर। बी एक्स ऑन वाई क्या है, -1.5 है। आपको बी वाई ऑन एक्स निकालना है। तो अगर आप बी वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो ये 0.3, ये माइनस इधर आ गया, 1.5 नीचे, ये कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो बी वाई ऑन एक्स इधर 1/5 आ गया। तो अगर 1 डिवाइड बाई 5 करता हूँ मेरे बच्चों, तो ये 0.2 आ रहा है और किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बी एक्स ऑन वाई हमारा नेगेटिव में था, और तो बी वाई ऑन एक्स भी क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। देखो नेगेटिव में आया था हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों, ये ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है इन अ बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल इफ d is equal to actual value minus predicted value then at different values of independent variable, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बाइवेरिएट रिग्रेशन, बाइवेरिएट मतलब 2 वेरिएबल, रिग्रेशन एनालिसिस फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल इफ d, ठीक है। डिफरेंस जो आ रहा है वो एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रहा है। तो देन एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या असर देखने को मिलेगा वो बताना है। तो यहाँ पे देखो, एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ एक्सपेक्टेड स्कोर, मैं एक्सपेक्टेड स्कोर अपने मार्क्स जो हैं वो पता करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक इक्वेशन बना लिया, 50 प्लस है ना 4 इंटू स्टडी आवर, कितने घंटे में टाइम दे रहा हूँ, तो उसके अनुसार मैंने अपना स्कोर निकाला हूँ। तो अगर मान लो ये 50 है, ठीक है, ये प्रेडिक्टेड है ना, मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ, एक्यूरेट थोड़ी आएगा। तो प्रेडिक्टेड, ये प्रेडिक्टेड वर्ड सही है। तो प्रेडिक्टेड स्कोर अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, तो 50 प्लस 4, मान लो मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं, तो ये है ना स्टडी आवर 8 आवर्स है, तो 8 4 जा 32 और 50, तो ये 82 आ रहा है। तो मेरा जो प्रेडिक्टेड स्कोर है बच्चों वो क्या आ रहा है, 82 आ रहा है। बट जब मैंने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आया, तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा एक्चुअल स्कोर है वो कितना 80 है। तो अगर इसका मैं डिफरेंस देखूं तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है, 80 माइनस 82 माइनस 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन बोला है कि बेस्ट फिट कर्व ऑकर्स व्हेन d1 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर इसी तरीके से किसी और केस के लिए, मतलब और एक बच्चे का निकालोगे तो हो सकता है उसका d2 का स्क्वायर। जब ये वैल्यू का सबमिशन करोगे, जैसे यहाँ पे तो मैंने मान लो एक d1 स्क्वायर निकाला है, फिर ऐसे d2 का निकालो कोई और, फिर ऐसे d3 dn का स्क्वायर निकालो, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम होनी चाहिए, मतलब 0 के पास होनी चाहिए, 0 के आसपास। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो बेस्ट फिट कर्व है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूं तो देखो 34 क्या है, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है काफी बार, पेपर में भी आता है। इन अ बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस सब्मिशन एक्स वाई आपको ये गिवन है, सब्मिशन एक्स सब्मिशन वाई आपका गिवन है 6396, सब्मिशन एक्स का ये स्क्वायर होगा, ये आपका गिवन है 591.50, एंड सब्मिशन एक्स आपका 52 है। इफ देयर आर 5 आइटम्स एन आपको गिवन है, देन बी वाई ऑन एक्स। तो बच्चों जब हम बी वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो इसका देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर हम लोग लिखेंगे एन, ठीक है, सब्मिशन एक्स वाई माइनस सब्मिशन एक्स सब्मिशन वाई।
नीचे क्या आता है, x बाद में है तो x के लिए आएगा बस n सबमिशन x का स्क्वायर माइनस सबमिशन x का होल स्क्वायर, बस रूट नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। तो अगर बिठाएं अब हम n, हमारे पास कितना आइटम 5 है, सबमिशन x y की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1355.25 है, माइनस सबमिशन x और सबमिशन y की बात करूं, ठीक है, माइनस सबमिशन x सबमिशन y, यहाँ पे माइनस सबमिशन x और सबमिशन y की बात करूं 6396 है। फिर यहाँ पे n के लिए 5 सबमिशन x स्क्वायर, सबमिशन x स्क्वायर है मेरा 591.50 माइनस सबमिशन x का होल स्क्वायर, तो सबमिशन x 52 है, 52 का होल स्क्वायर। तो बस इसे अगर आप सॉल्व करो मेरे बच्चों, तो अगर मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 1355.25 तो इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ रही है बच्चों 6776.25 माइनस 6396, और नीचे अगर मैं बात करूं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 591.50 तो ये आ गया हमारा 2957.5 और माइनस 52 का स्क्वायर, तो 52 मल्टीप्लाई इक्वल, तो बच्चों ये आ जाएगा 2704। अब अगर हम ऊपर बात करें तो क्या आ रहा है 6776.25 और इसे माइनस कर देंगे 6396 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया 380.25 आया। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये है 2957.5 और माइनस कर दो 2704 को, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 253.5। बस अब सीधा सीधा डिवाइड कर दें तो 380.25 और डिवाइड बाई 253.5 तो बच्चों इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है हमारा 1.5 जो कि ऑप्शन डी है। तो शानदार क्वेश्चन था ये, क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ बी एक्स ऑन वाई एंड बी वाई ऑन एक्स आर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ सीरीज एक्स ऑन सीरीज वाई, जो कि ये है, एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ सीरीज वाई आर ऑन सीरीज एक्स, ये है रेस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा बोला करेक्ट है वो निकालना है। तो पहला बोला है हमें बी एक्स ऑन वाई प्लस बी वाई ऑन एक्स, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स का जो प्रोडक्ट है बोला वो आर के बराबर है, जहां पे आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो बच्चों ध्यान से समझना, जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली ये होता है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई ऑन एक्स। तो अगर हम ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन 36 देखें, इन आ बाईवेरिएट मतलब टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो डिफरेंस निकाल रहे हैं हम एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, है ना। जैसे हम लिखते हैं ना y इक्वल टू, यहाँ पे मान लो a प्लस बी एक्स, ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका अगर हम एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू जो आ रहा है उसका डिफरेंस निकालते हैं तो बच्चों उसे कहते हैं हम लोग क्या, रेसिडुअल। तो ऑप्शन सी जो है वो आप लोग का करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है बच्चों, इन अ रिग्रेशन इक्वेशन बोला है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पे मैं सेल्स लिख रहा हूँ, ये एक एक्स वेरिएबल ले लिया और एक मैं एडवर्टाइजमेंट लिख रहा हूँ जो कि वाई है, ठीक है। अब हम y इक्वल टू कुछ भी ले रहे हैं, मान लो जो यहाँ पे सेल्स है, सपोज मान लो कि यहाँ पे अगर सेल्स मैं लेता हूं कि मान लो कि जब एडवर्टाइजमेंट मैंने 100 का किया तो यहाँ पे ये क्या है, 300 आया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मान लो कि जब मैंने 150 का एडवर्टाइजमेंट किया तो मान लो 400 आया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कि मुझे मान लो
ठीक है, कि यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू दे रखा है P और यहाँ पे कर रहा हूं 200, ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं, ये जो P है दिस इज नथिंग बट ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो x जो है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और ये किसके ऊपर निर्भर है, ये आपका इसके ऊपर निर्भर है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब y, ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें अगर इंक्रीमेंट आती है, बढ़ोतरी आती है, वो किसके ऊपर होगा, वो इसके ऊपर निर्भर होगा, कि जैसे अगर मैं एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देता हूं तो बच्चों कहीं ना कहीं हमारा सेल्स में भी बोला है इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे इंक्रीमेंट किस में बोल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, इंक्रीमेंट किस में आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा, ठीक है, और वो किसके ऊपर निर्भर है, वो इंडिपेंडेंट के ऊपर निर्भर है। तो बोला रिग्रेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें चेंज होने के कारण डिपेंडेंट वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी बच्चों आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोला, आईपीएल, ठीक है, इंडियन प्रीमियम लीग जो है आप लोगों को देखा होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स बोला है 70% ऑफ देयर गेम्स एट नाइट में खेलते हैं, ठीक है, जो कि 8 o'clock स्लॉट है, और 30% वो दिन के टाइम पे खेलते हैं जो 4 o'clock स्लॉट है। जो टीम है वो जीत जाती है 50% मैच जो रात में खेलती है, और 90% मैच जीत जाती हैं जो दिन में खेलते हैं। हमें बोला है अकॉर्डिंग टू द टुडेस न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर के अनुसार वो कल मैच जीत गए, कौन, कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द गेम वॉज प्लेड एट नाइट इज, कि गेम जो है वो नाइट में खेला गया था। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि जो मैच है, ठीक है, वो कब खेला गया था, ए को ले लेता हूं मैं, कि मैच है जो नाइट में खेला गया था, ये नाइट की बात कर रहा हूं, तो वो 70% है, मतलब 0.70, और डे में खेला गया था उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं ले रहा हूं कितना था, 30%, 0.30। समझ में आ गया बच्चों। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो नाइट में खेली गई थी वो क्या है, मतलब जो जीती गई थी, विन वाला, ठीक है, तो लिखा है ना अकॉर्डिंग टू डेज न्यूज़पेपर, अच्छा ऊपर है, द टीम विन्स 50% ऑफ देयर नाइट गेम्स, तो क्या हो गया बच्चों, 50% बोला है, तो 0.50, और वो इवेंट जो उन्होंने दिन में खेला था, ठीक है, जो जीते थे वो, तो वो कितना है, 90% ऑफ देयर डे गेम्स जीते हैं, तो 0.90। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द गेम वाज प्लेड एट नाइट, तो अगर हम रिक्वायर्ड अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, जो नाइट में खेला गया था वो बोला है, तो नाइट में ये खेला गया था, तो 0.70 मल्टीप्लाई बाई और इनटू दिस वन, मतलब फॉर्मूला एक्चुअली ये होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ई अपॉन ए, ठीक है, और नीचे ये आएगा पी, ये तो रहेगा ही रहेगा, टोटल आ जाता नीचे, ई के अपॉन ए आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और प्लस आ जाएगा उसी तरीके से बी के लिए भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन बी, ठीक है जी, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ 0.70 और आपका ई अपॉन ए था 0.50, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये चीज आ जाएगा 0.70 इंटू 0.50, और प्लस कर देंगे बी वाला क्या है 0.30 इंटू 0.90, तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, तो ऊपर अगर मैं देखूं तो बच्चों ऊपर आ रहा है मेरा 0.70 मल्टीप्लाई बाई 0.50, तो बच्चों ये तो आ गया 0.35, ठीक है जी, ऊपर तो 0.35 है, नीचे क्या है, ये तो आ जाएगा 0.35 प्लस यहाँ पे आएगा 0.30 मल्टीप्लाई बाई 0.90 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 0.27, ऊपर है 0.35, नीचे अब ऐड कर दो 0.27 प्लस 0.35 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 0.62, तो मेरे बच्चों अब क्या हो गया 0.35 डिवाइड बाई 0.62, तो बच्चों ये आ रहा है 0.5645,
तो ऑप्शन बी जो है आपका 0.5645 ये आप लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला है सर क्वेश्चन नंबर 39? चलो, बोला एक बैग है जिसमें 30 बॉल्स हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30, 1 से 30 लिखा हुआ है। एक बॉल को हमें रैंडमली क्या करना है, ड्रॉ करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन बॉल विल बी मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो जो बॉल ड्रॉ किया वो मल्टीपल होना चाहिए 3 और 7 का। तो चले 3 और 7 का मल्टीपल की बात की जा रही है, तो क्या क्या आ जाएगा? तो 3 का मल्टीपल मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 30 तक बोला है ना, 3 10 जा 30 भी आएगा। अच्छा 7 की बात करूं तो 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार है। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 बड़ा होता तो उसको नहीं लेंगे। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अगर करते हैं तो 1 से 30 मतलब 30 हो गया टोटल। और ये फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13। तो 13/30 जो है ऑप्शन बी, ये आप लोग का मेरे बच्चों करेक्ट है। क्लियर है जी? चलो शानदार क्वेश्चन, कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमें बोला है एक बैग है जिसमें 10 लाल बॉल और 10 ग्रीन बॉल्स हैं। तो एक बॉल को ड्रॉ करेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ग्रीन इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट तो टोटल हो गया हमारे पास 20 और ग्रीन बॉल ड्रॉ करना है तो ग्रीन बॉल है 10, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 जो है ऑप्शन सी ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। देखो 41 में क्या बोला जा रहा है, इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वन, मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल है लिखा हुआ है, मतलब छपा हुआ है जो भी है, देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर, तो दोनों इवेंट्स क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या कि दोनों चीज क्या एक साथ आ सकती है, हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं आ सकता है बोला है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो कि एक बार हमने हेड फेंका तो हो सकता है दूसरी बार क्या आए, टेल आए, ये हो सकता है ना। तो एग्जॉस्टिव का मतलब जो इनका जो यूनियन होता है, मान लो हेड आने का और प्लस अगर हमारा टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है ना, मतलब 50% चांस उसका होता है हेड का, 50% टेल का, तभी इनका सम क्या होगा 1, उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव। और इक्वली लाइकली का मतलब जितना हेड आने का चांसेस है, जैसे मैंने आपको कहा 50%, तो 50% टेल आने का भी चांसेस है। तो तीनों ये करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑल दिस जो होगा ऑप्शन डी, इट इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या बोला है बच्चों, देखो ठीक है, आराम से समझिए, कुछ भी नहीं है। तो 42 कहता है कि एक सर्वे है बाय एयर ट्रैवलर्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया है, रिवील दैट, उनका मानना है कि 60% ऑफ इट्स मेंबर मेड एयरलाइन रिजर्वेशन लास्ट ईयर, कि जो 60% मेंबर हैं उसके वो पिछले साल ही क्या कर देते हैं, रिजर्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट, अब ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, दैट बोथ द मेंबर्स मेड एयरलाइन रिजर्वेशन लास्ट ईयर, कि दोनों ने ही जो रिजर्वेशन किया वो लास्ट ईयर कर लिया। तो बस सिंपल है, तो ए का क्या चांस है प्रोबेबिलिटी कि 60% मतलब क्या होगा 0.6। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसने भी लास्ट ईयर कर लिया था तो इसका भी 0.6। ठीक है, दोनों अलग अलग इवेंट है, ये अलग आदमी का अलग आदमी, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पी ए इंटू, ठीक है, पी बी, मतलब इनका इंटरसेक्शन करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए पी ए इंटू पी बी। तो ये 0.6 इंटू 0.6 करेंगे तो इट विल बी 0.36 आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, कुछ नहीं था बच्चों, बड़े सिंपल है। उसके बाद क्या बोला है, देखो आराम से, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है अ लॉट, एक लॉट है, मतलब एक तरीके से लॉट क्या होता है, एक साथ ग्रुप में, जिसमें 10 आइटम्स है टोटल और उसमें से 3 डिफेक्टिव है। बोले 3 आइटम्स को हमें चूज करना है उस लॉट से एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाला तो दोबारा उसको नहीं रखेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 आर डिफेक्टिव इज, अब तीनों ही डिफेक्टिव होंगे, बोला है ऐसे हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कर देते हैं
इवेंट की क्या होगी। अब यहाँ पे बोलो टोटल बॉल 10 है, 10 में से मान लो 3 बॉल निकाला तो हो सकता है इसमें एक डिफेक्टिव आ गया हो, एक केस ये। अब क्या होगा, एक जब निकाल दिया उसको दोबारा नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ पे 2/9 क्योंकि बॉल की संख्या कम हो गई, यहाँ पे एक डिफेक्टिव हो गया। और लास्ट में क्या हो सकता है, अब एक कम हो जाएगा तो 1/8। ठीक है, तो एक यहाँ से फिर एक यहाँ से, तो 3 डिफेक्टिव हो गए। तो ऐसे केस हो सकते हैं कि एक बार जिसको निकाला उसको दोबारा नहीं रख सकते, इसलिए एक एक यहाँ पे कम होता गया। तो ऊपर आ जाएगा 3 2 6 और यहाँ पे 10 9 90 और 90 8 720। तो 6 डिवाइड बाई 720 अगर देखें, 6 डिवाइड बाई 700 अगर 20 देखते हैं बच्चों, तो ये आ रहा है 0.008। ठीक है, 0.008, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 44, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी बताया मैंने, बोला एडिशनल रूल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी क्या होता है। तो इसके लिए होता है बच्चों पी। ठीक है, ए और बी, और का मतलब यूनियन, ये हो जाता है आपका पी ए प्लस पी बी, और जो इंटरसेक्शन होता है ना उनका, वो क्या होता है, पी इंटरसेक्शन, ये 0 हो जाता है। तो ये तो हमें लिखना ही नहीं है, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा, और ये हमें देखने को मिलता है कहाँ, ऑप्शन ए में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रोबेबिलिटी थ्योरी बोला है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है इज ऑफन रिफर टू एज, अच्छा जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की, है ना, एक साइंस है। अनसर्टेनिटी मतलब अनुमान लगाते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है अचानक। मैंने सोचा था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मैं पास हो जाऊंगा, बट हो सकता है कि फेल हो गया। अनसर्टेनिटी कुछ भी घट सकती है, मैं अनुमान लगा रहा हूं, तो ये अनुमान लगाना नहीं होता, ये अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है। मैं बादल देख के लगा रहा हूं कि बारिश हो रही, हो सकता है कि तुरंत अनसर्टेनिटी हो जाएगा, धूप आ गई। ठीक है, तो ये साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी है। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज अगेंस्ट ईयर 4। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालना है, कौन से ईयर के अगेंस्ट में, 4 ईयर के अगेंस्ट में। चलिए, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ईयर गिवन है और आपको इंपोर्ट गिवन है, तो चलिए करते हैं। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, ईयर लिख दो, ये इंपोर्ट को यहाँ पे सेल्स मान लो, उसके बाद यहाँ पे 4 ईयर बोला है, तो यहाँ पे लिख दो मेरे बच्चों 4 ईयर मूविंग टोटल। उसके बाद आ जाएगा सर 4 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगा 4 ईयर, क्या दे रखा है आपका, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ठीक है जी, ये सारे निकालने, कैसे निकालने अब देखो। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या है, 7 ईयर दे रखे हैं, और ये ऑड हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, जब भी ऑड है तो ऐसे कर लिया करो, 1 2 एक साथ लिखो, फिर गैप 2, फिर यहाँ पे 3 3 के बाद गैप, फिर यहाँ पे 4 4 के बाद गैप, फिर 5 5 के बाद गैप, 6 के बाद गैप, इस तरीके से। ठीक है जी, और उसके बाद 7 आता है आखिरी में। अब सेल्स आपको गिवन है, इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे गिवन है 229 ईयर 1 के लिए, ईयर 2 के लिए है 231, थर्ड ईयर के लिए दे रखा है 206, फिर चौथी के लिए दे रखा है 191, पांचवे के लिए है 195, फिर है 184 और फिर है 193। अब क्या करना है, 4 ईयर मूविंग टोटल करेंगे, तो क्या करेंगे, ये 1 2 3 और ये 4 साल का ले लेंगे, तो इन 4 सालों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। तो अगर हम देखें 229 प्लस 231 फिर प्लस 206 और फिर प्लस 191 इज इक्वल टू 857 आ रहा है। अब 857 कहाँ बिठाना है आपको, आपको बीच में बिठाना है। ठीक है, ये जो गैप जगह दिख रहा है यहाँ पे, 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, तो ये बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे बिठाना है अपने 857। और बोला इसका क्या निकालना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, तो 857 को डिवाइड बाई 4 कर दो बच्चों, तो 214.25, तो इसका आ जाएगा 214.25। ठीक है जी, अब ये पहले वाले को छोड़ देना है, अब 1 2 3 4 ये लेने हैं, तो इसको टोटल करो 231, फिर प्लस कर दो 206, फिर प्लस कर दो 191 और फिर प्लस कर दो 195 इज इक्वल टू,
तो ये 823 आ रहा है, अब कहाँ बैठेगा, ये बीच में बैठेगा। ठीक है जी, ये 2 छोड़ दिया, ये 2 छोड़ दिया, तो ये बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बिठाना है आपका 823। अब इसका भी एवरेज निकालना है, डिवाइड बाई 4 कर दो। तो सर ये आ रहा है 205.75। अब उसके बाद दूसरे को भी क्रॉस कर दो। अब 1 2 3 4 ये लेना है, तो इसका टोटल देखो कितना आ रहा है 206। ठीक है जी, प्लस 191, फिर प्लस 195, और फिर प्लस 184, फिर प्लस 184 इज इक्वल टू, तो 776 आ रहा है। अब ये 776 कहाँ बिठाएंगे, तो ऊपर से अगर ये 2 छोड़ा, नीचे से ये 2 छोड़ा, तो बीच का ये जगह आ रहा है, तो यहाँ पे बैठ जाएगा अब आपका क्या, ये 776। ठीक है, और जिसको भी डिवाइड बाई 4 कर दो तो 194 आ रहा है। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तीसरे को भी काट दो। अब 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये करो अब 191 सर प्लस 195, फिर प्लस 184, फिर प्लस 193 इज इक्वल टू 763 आ रहा है। तो ये गैप वाली जगह में बैठ जाएगा अब 763। इसको भी डिवाइड बाई 4 करो, तो ये आ रहा है सर हमारा 190.75। बस आगे नहीं होगा अब, क्योंकि इसको काट दिया अब, तो 4 आ नहीं रहे, अब नीचे 3 आ रहा है, तो छोड़ देना यहीं तक। अब आपको क्या बोला है, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, ये जो 2 आर्क है इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 करके ये जो ईयर थर्ड दिख रहा है इसके यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि सेंटर्ड बोला है, तो यहाँ पे 214.25 और प्लस 205.75 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो ये 210 के लगभग आ रहा है। और ये अब हमारा क्या करना है, अब हमारा यहाँ पे ईयर 4 के लिए बोला है, अब इसका करना है ऐड और डिवाइड बाई 2 करना है, और जो ईयर 4 है इसके यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसको करो बच्चों, कैसे आएगा, 205.75 प्लस 194 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 199.875 आ रहा है, 199.875। और हमें क्या बोला है, अगेंस्ट ईयर 4, तो अगेंस्ट ईयर 4 जो आया वो कितना आया, 199.875 आया, जो कि ऑप्शन आपका बी है। ठीक है जी, तो बड़े आराम से करना, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, थोड़ा बस ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला है, बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन मेथड द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इज। ठीक है, आपको कॉमोडिटी गिवन है, राइस, व्हीट, फिश, पोटैटो, ऑयल। बेस प्राइस बोला है, तो बेस प्राइस को हम लोग क्या लेते हैं सर, P0, और करेंट प्राइस को P1। ये वेट को हम लोग ले लेते हैं, क्यों। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है P01 का, यही निकालने वाला इंडेक्स। ठीक है, किसको लेकर, अर्थमेटिक मीन मेथड से। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो, सबमेशन P Q का मतलब यहाँ पे वेट है, ध्यान रखना, अपॉन सबमेशन Q हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला है। अच्छा, P यहाँ पे क्या है, P का मतलब यहाँ पे है सर P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले P1 अपॉन P0 इंटू 100, और फिर उसके साथ Q करना पड़ेगा बारी बारी से, फिर सबका टोटल करना है। तो इसको देखो डायरेक्ट मेथड से मैं कर रहा हूँ, कैसे होता है देखो। तो सर P1 हमारा क्या है, P1 हमारा देखो 52 है, इसको मैं डिवाइड बाई कर रहा हूँ 30, और फिर कर देता हूँ सर मल्टीप्लाई बाई 100, और फिर मल्टीप्लाई बाई कर दे रहा हूँ Q से, जो कि आपका 8 है, 8 इक्वल टू M प्लस। फिर अब इसी तरीके से इसका करेंगे 30 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, और मल्टीप्लाई बाई जो उसकी क्वांटिटी या वेट है 6 इज इक्वल टू M प्लस। फिर 150 बटा 130, 150 बटा 130 मल्टीप्लाई बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू M प्लस। फिर हो जाएगा आपका 49 डिवाइड बाई 35, 49 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू M प्लस। फिर है बच्चों 105 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू M प्लस और MRC। तो ऊपर जो आया आपका ये तो सर आ रहा है आपका 4202.82 आ रहा है। और बच्चों Q का अगर टोटल करें तो इसका टोटल देखते हैं कितना आता है, 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू, तो ये 29 आ रहा है। तो चलो इसको आप करते हैं, तो ये हो रहा है सर 42
02.82 और डिवाइड बाई 29 इज इक्वल टू, तो 144.92 करेक्ट आ रहा है हमारा। तो ऑप्शन ए जो है 144.92 इट इज द करेक्ट वन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन 47 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पर, 48 पर। कंसिडर द फॉलोइंग, तो कॉमोडिटी गिवन है, बेस प्राइस जो कि आपका P0 है, करेंट प्राइस P1 और ये आपका वेट है। आपको बोला वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर इज, तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है इसका, सबमिशन P1 इंटू डब्ल्यू अपॉन सबमिशन P0 और W करना है बस। तो चलिए करते हैं। तो अभी तरीका समझाया था, P1 इंटू डब्ल्यू करते हैं पहले, तो सीधा सीधा उसका सबमिशन भी करना है। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू m प्लस 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 इक्वल टू m प्लस, फिर उसके बाद होता है सर 90 इंटू 7 इक्वल टू m प्लस, फिर है 130 इंटू 3 इक्वल टू m प्लस, फिर 30 इंटू 5 इक्वल टू m प्लस MRC। तो ये ऊपर आ गया 1580 और नीचे अगर मैं बात करूं P0W की, पहला और आखिरी, तो 22 इंटू 8 इक्वल टू m प्लस, 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 इक्वल टू m प्लस, फिर आया 80 इंटू 7, तो 80 इंटू 7 इक्वल टू m प्लस, फिर 110 इंटू 3, 110 इंटू 3 इक्वल टू m प्लस, फिर आया 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 इक्वल टू m प्लस MRC। तो बच्चों ये 1281 आ रहा है। अब अगर हम करें 1580 डिवाइड बाई 1281 इज इक्वल टू, तो बच्चों ये क्या आ रहा है हमारा 123। ठीक है, इसको इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे इंटू 100 कर दो तो 123.34 आ रहा है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर है, कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट बोला है बच्चों, देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट हमें बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में कि फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द सिंपल एवरेज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। तो ज्योमेट्रिक मीन की सहायता से, है ना, तो हमें सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। बच्चों ध्यान रखना, जब ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं लॉग का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये आप जरूर देख लें, कंसेप्ट वीडियो में ऑलरेडी करा रखा है सारा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्वांटिटी इंडेक्स बोला है तो Q01, तो ज्योमेट्रिक मीन की सहायता से निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एंटी लॉग। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है सबमिशन लॉग Q। ठीक है, मैं स्मॉल में लिख देता हूँ यार सब, यहाँ पे Q लिख दो, तो log Q और नीचे डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। बस ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये लॉग कैसे निकालते हैं इसका कंसेप्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, वो आप जरूर देखिए, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा किया गया, चंदन सर के द्वारा बनाया गया, तो वो अच्छे से देखो, फिर ये आराम से कर लोगे। अब देखो मैंने इसका सॉल्यूशन आप लोग को दे रखा है, देखो कैसे कर रखा है। तो पहले ये बता दूं, जो Q है ये Q क्या है ना, Q है आपका, ये आपका बेस ईयर की क्वांटिटी मतलब Q0, ये करेंट ईयर की क्वांटिटी Q1, और Q निकलता है आपका Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाई 100 कर। ठीक है, तो देखो वही चीज कर रखा है, आइटम बेस ईयर का, करेंट ईयर का Q निकाला मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, और फिर लॉग Q करना है। तो देखो ये सारी था, ये तो सब आपको आ ही जाएगा। 150 कैसे आ गया, 12/8 मतलब 12 अपॉन 8 इंटू 100 150 आता है, 11 अपॉन 10 इंटू 100 110 आया, वैसे 10 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 ही आया। फिर इन सब का लॉग निकाला, इसका लॉग ए, इसका लॉग ए, इसका टोटल कर दिया। अब फॉर्मूला ये था, मैंने आप लोग को कहा था। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई सबमिशन लॉग Q का, ये बिठा दिया, ये आया था। डिवाइड बाई n कितने, 3 ही आइटम है तो 3 आ गया। फिर जो आंसर आया उसका एंटी लॉग निकाला तो ये आया, तो 103.2 जो है इसका ये फाइनल आंसर है। ठीक है, 103 ही था ना, यस 103.2। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, बट जरूर वो वीडियो आप देखें तभी आपको और क्लियर हो पाएगा। ठीक है जी, आखिरी क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूं तो 50 क्या दे रखा है, देखो ढंग से, यहां पे क्या बोला है, बोला है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम ईयर 1 से लेकर कहां तक, ईयर 1 टेकिंग ईयर 0 एज बेस। अच्छा, इसको बेस ईयर बोला है। ठीक है, बेस ईयर की प्राइस P0 और ये करेंट ईयर की P1।
तो बेस यूजिंग सिंपल अर्थमेटिक एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सबमेशन क्या होता है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको डिवाइड बाय किससे कर देते हैं हम लोग, n से कर देते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ जो आपका आइटम्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करके देखो कितना आएगा, P1 अपॉन P0 कर रखा है हमने ऑलरेडी, तो 120 डिवाइड बाय 80, 120 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू m प्लस, फिर 150 डिवाइड बाय 120 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू m प्लस, फिर 80 डिवाइड बाय 40, 80 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू m प्लस, फिर 150 डिवाइड बाय 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू m प्लस, फिर 240 और डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू m प्लस, और MRC 745 आ रहा है। और इसको अगर मैं 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दूं कि 5 आइटम डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है बच्चों 149, जो कि ऑप्शन आपका डी आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था, देखो कैलसी से ही निकल कर आ गया। तो यहाँ पे हमने आप लोग के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है, ठीक है, किसी चीज़ की भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगा कि उसका आंसर आप लोग को तुरंत से तुरंत प्रोवाइड करा दूँ। मिलते हैं बच्चों और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।